नमस्कार। न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। बहुत लंबे समय से एक सवाल भारतीय राजनीति को परेशान किए हुए था। दिलचस्प यह है कि इस सवाल को हल करने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों एकमत थे। दोनों चाहते थे कि इस सवाल पर सत्तारूढ़ दल आगे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते थे कि यह सवाल वो हल कर लें। विपक्ष ने भी उन्हें इस सवाल को हल करने के लिए काफी अवसर दिया और बहुत दबाव बनाया। सवाल है जातिगत जनगणना का। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने खुद सोच समझकर और विपक्ष के दबाव के बाद जातीय जनगणना की दिशा में काफी कदम आगे बढ़ा दिए हैं। पर वो शायद यह भूल गई कि जातीय जनगणना के कर्नाटक के नतीजे आम करने में सत्तारूढ़ दल को दिक्कत पेश आई। बिहार में जाति जनगणना के जो नतीजे सामने लाए गए, उस पर इतने सवाल उठे कि जातीय जनगणना का सवाल ही नेपथ्य में चला गया। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि यह जनगणना बिहार के लोगों से की गई है। अब सवाल यह उठता है कि जब हिंदुत्व की सियासत करने वाली सनातन की अलंबरदार कोई राजनीतिक दल जातीय राजनीति का पिटारा खोल दे, तो साफ साफ समझना चाहिए कि फिलहाल उस दल के जो प्लानर हैं वो सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की इमरजेंसी का इकलौता कारण सिर्फ यह था और है भी कि इस पार्टी को सभी जातियों के थोड़े बहुत वोट मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव को छोड़कर शायद ही कोई ऐसी जात होगी जो भारतीय जनता पार्टी को कम या ज्यादा संख्या में वोट न देती हो। एक ऐसा राजनीतिक दल जिसके प्रधानमंत्री खुद को भले ही पिछड़ा कहते हो, ओबीसी चेहरा मानते हो, उनका पूरा दल मानता हो, लेकिन हकीकत यह है कि यह पार्टी जब बनी थी जनसंघ के दौर में, तो यह ब्राह्मण और बनियों की पार्टी थी, फॉरवर्ड लोगों की पार्टी थी। इसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी इस पार्टी का चेहरा बने, तब भी यह पार्टी कमोबेश फॉरवर्ड लोगों की ही पार्टी थी। नरेंद्र मोदी जब 2014 के चुनाव में राष्ट्रीय फलक पर उभर रहे थे, तो भी वह इसलिए नहीं कि वो ओबीसी हैं, बल्कि वह हिंदुत्व का चेहरा थे और वो लंबे समय से अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के खिलाफ लड़ रहे थे। उन्होंने कभी भी अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की दिशा में कोई फैसला नहीं लिया। यही नहीं, गोधरा और अहमदाबाद के बाद जिस तरह नरेंद्र मोदी को तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ताकतें, कम्युनिस्ट लोगों ने घेरा, उससे भी हिंदुत्व जगा और सनातन के लोगों को यह लगा कि नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय फलक पर बैठाकर यह साबित कर देना चाहिए कि अल्पसंख्यक के बिना भी केवल बहुसंख्यक मिलकर के बहुमत की सरकार बना सकते हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि यह पार्टी जातीय राजनीति करने लगी? प्रधानमंत्री ने खुद कई बार अपने को ओबीसी चेहरा कहा। हिंदुत्व का चेहरा उनके पीछे एक बड़ा जन समुदाय खड़ा करता है, लेकिन ओबीसी का चेहरा कहे जाने पर उस तरह के जन समुदाय की उम्मीद नहीं की जाती है। ऐसा नहीं कि सरकार ने पिछले दिनों जातीय सर्वेक्षण नहीं किया था। केंद्र सरकार ने पिछली बार जनगणना के समय जातियों से संबंधित आंकड़े इकट्ठा किए थे और उन आंकड़ों को सामने लाना उसके लिए संभव नहीं रहा। उसके पीछे दिक्कत क्या रही होगी वो खुद पॉलिटिकल पार्टी जानती होगी, उस समय की सरकार जानती होगी। पर कुछ तो ऐसा था जिसके नाते सरकार के हौसले पस्त हो गए। मैं आपको बताता हूं उन कारणों का एक छोटा सा हिस्सा। पिछली बार यानी 2011 की जनगणना में 46 लाख जातियां सामने आईं। 1931 की जनगणना के समय इनकी संख्या 4157 थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब जातीय जनगणना कराएगी, या उसने फैसला कर लिया है। यह केवल फैसला नहीं किया, बल्कि इस फैसले का उसके ओबीसी नेता
खूब स्वागत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी लीडर की बहुत कमी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष फॉरवर्ड क्लास से आते हैं। प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं, हिंदुत्व का कार्ड खेल करके आए हैं। हिंदुत्व ही उनकी फॉलोइंग है, हिंदुत्व ही उनकी ताकत है। उत्तर प्रदेश को हम लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी की सियासत को सबलेट कर रखा है। निषाद जात की सियासत संजय निषाद के हवाले कर रखी है। राजभर की सियासत ओम प्रकाश राजभर के हवाले कर रखी है। कुर्मी जात की सियासत अनुप्रिया पटेल के हवाले कर रखी है। पार्टी के मुख्यमंत्री पिछले 7-8 सालों से फॉरवर्ड क्लास से। ऐसे में कोई पॉलिटिकल पार्टी जातीय राजनीति खेले तो समझ में आना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि जातिगत सर्वेक्षण कई तरह के पेच पैदा करेगा। भारतीय जनता पार्टी को आज भले खुशी हो रही हो, लेकिन जो पार्टी हिंदुत्व के अथाह समर्थन पर चल रही थी, वह जात की बात कर रही हो, तो सीधा सा साफ सा दिखता है कि कुछ न कुछ उस पार्टी के वोटों में सेंध लगना है। जब जातीय जनगणना की बात होती है तो यह सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर इसकी मांग सबसे पहले किसने की और क्यों की। जातिगत जनगणना की मांग को संगठित रूप से सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम जी ने उठाया था। उनका तर्क था कि जब तक जनसंख्या के आधार पर विभिन्न जातियों का सही आंकड़ा नहीं होगा, तब तक सामाजिक न्याय और संसाधनों का समुचित बंटवारा संभव नहीं है। इसी सिद्धांत को आधार बनाते हुए उन्होंने एक प्रसिद्ध नारा गढ़ा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह नारा सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण प्रतीक बनकर उभरा। प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा 2019 से 2020 के बीच किए गए एक सर्वेक्षण में लगभग 30,000 वयस्क भारतीयों से 17 भाषाओं में सवाल पूछे गए। इस अध्ययन में पाया गया कि 98% भारतीय, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, खुद को किसी न किसी जात से जोड़ करके देखते और प्रस्तुत करते हैं। 25% लोग ऐसे मिले जो खुद को अनुसूचित जाति से होना बताते थे। 9% लोग अनुसूचित जनजाति से और 35% लोग ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित मानते मिले। भारत के 33% ईसाई स्वयं को अनुसूचित जाति से संबंधित मानते हैं, जबकि 43% मुसलमान ओबीसी के रूप में अपनी पहचान बताते हैं। 2011 की जनगणना में केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्मावलंबियों को अनुसूचित के रूप में वर्गीकृत किया गया। अनुसूचित जातियों में सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया गया। अनुसूचित जातियों के लिए आंकड़ा 17% और अनुसूचित जनजाति के लिए 9% रहा। ओबीसी की गणना 2011 की जनगणना में की गई। हालांकि 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया। ओबीसी की जनसंख्या का कोई आधिकारिक आंकड़ा आज भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 2011 में की गई सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना का डेटा गुणवत्ता कारणों से सार्वजनिक नहीं किया गया। आधार यह बनाया गया, पर हकीकत यह है कि उन आंकड़ों को देखकर सरकार के हौसले पस्त हो गए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS, जो भारत का प्रमुख सरकारी सर्वेक्षण है, इस सैंपलिंग पद्धति में जाति को भी शामिल करता है। 2015-16 के NFHS में जाति पर पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से व्यापक डाटा संकलित किया गया। प्यू रिसर्च NFHS और अन्य सर्वेक्षणों से प्राप्त भिन्न भिन्न आंकड़े यह बताते हैं कि भारत को एक मजबूत और विश्वसनीय जाति आधारित डेटा प्रणाली की सख्त जरूरत है। भारत में 2015-16 में औसत कुल प्रजनन दर TFR 2.2 रही, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 के बहुत करीब है। यदि धर्म के अनुसार देखा जाए तो जैन समुदाय की प्रजनन दर सबसे कम 1.2 दर्ज की गई, जो न्यूनतम से भी कम है, बल्कि उनके उच्चतम औसत शिक्षा स्तर को दर्शाती है। इसके बाद सिख समुदाय की TFR 1.6 और बौद्ध समुदाय की 1.7 पाई गई। ईसाई समुदाय की प्रजनन दर 2 रही। मुस्लिम समुदाय की TFR 2.6 रही, जो 3.4 से गिरकर काफी नीचे आई, पर प्रतिस्थापन स्तर से अधिक है।
जातीय आधार पर यदि आंकड़ों को देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति की प्रजनन दर 2.5, अनुसूचित जातियों की 2.3, ओबीसी की 2.2 और सामान्य वर्ग की 1.9 रही। इससे यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों में प्रजनन दर अपेक्षाकृत अधिक बनी हुई है। आय के आधार पर तुलना करें तो सबसे गरीब परिवारों में टीएफआर 3.2 रही, जबकि सबसे अमीर वर्गों में यह मात्र 1.5 रही। हिंदू समुदाय की टीएफआर 1.94 है, जो प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आ गई है। यह जनसंख्या स्थिरता की ओर इंगित करता है। प्रतिस्थापन दर यह बताती है कि जो दावा किया जा रहा है कि भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और ओबीसी समाज या दूसरे समाजों की हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए जातीय आंकड़े इकट्ठा करना ही इकलौता रास्ता है, वह गलत है। गलत इसलिए भी कहा जा सकता है कि 2014 में सिद्धारमैया सरकार ने सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे कराया। 2017 में रिपोर्ट तैयार हुई, लेकिन सार्वजनिक नहीं किया गया। इसमें हजारों लोगों ने अपनी उपजाति को प्रमुख जाति के तौर पर दर्ज करा दिया, जिससे 192 से अधिक नई जातियों का डेटा सामने आया। इनमें कुछ जातियों की जनसंख्या 10 से भी कम थी। इससे ओबीसी वर्ग की संख्या तो बढ़ी, पर लिंगायत और वो कलिंगा जैसे प्रभावशाली समुदायों की संख्या कम दिखने लगी। रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो सकी। बिहार सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य की 63% आबादी पिछड़ा वर्ग से आती है, 23% लोग पिछड़े वर्ग से आते हैं, 36% लोग अति पिछड़े वर्ग से। एससी की आबादी 20% है, जबकि 2011 में यह 15.9 थी। सामान्य वर्ग की आबादी लगभग 15% बताई गई है। अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.66% है। लेकिन इस पर भी बहुत सवाल उठे। जो लोग जातियों की सियासत कर रहे हैं उनसे भी आप पूछें तो कोई भी आदमी अपनी जात को 10-12% से कम नहीं बताता है। उत्तर प्रदेश में संजय निषाद कहते हैं कि 12% निषाद है। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि 10% राजभर है। अनुप्रिया पटेल से पूछे तो वह भी 2 अंकों से नीचे उतरने को तैयार नहीं है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ओबीसी की जनसंख्या तकरीबन 70-80% तक जा सकती है, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मोटे तौर पर 22% के आसपास बैठते हैं। 17.5% के आसपास अल्पसंख्यक हैं। यह आंकड़ा 39% हो जाता है। अब जो बचता है, अगर इन ओबीसी की सियासत करने वाले नेताओं से बात करें तो यह आंकड़ा भी आपको कम करना पड़ेगा। हालांकि ये आंकड़े भारत सरकार के हैं, पर उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। सवाल यह उठता कि आखिर जातीय जनगणना के लिए समूचे राजनेता परेशान क्यों थे? इसका सीधा सा कारण है कि अब वे जाति जाति खेलना चाहते हैं। अब वो समझ गए हैं कि उनके पास कोई बड़ा एजेंडा नहीं है और देश की जनता विकास के नाम पर वोट नहीं देती है। ओबीसी नेताओं ने जाति जनगणना का सवाल बहुत शिद्दत से महज इसलिए उठाया क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे पिछड़े पावे 100 में 60। इन्हें लगा कि पिछड़ों की तादाद 60% है और 27% आरक्षण, पर ये भूल गए। इन्होंने राम मनोहर लोहिया जी को पढ़ा नहीं है, इसलिए ये भूल गए कि राम मनोहर लोहिया जी इस 60% पिछड़ों में हर समाज की महिलाओं को भी शामिल करते थे। वो महिलाओं को भी पिछड़ा मानते थे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जब हर जातियों के आंकड़े सामने आएंगे तो इनके जो अलंबरदार नेता हैं, जो अपनी जात को 10, 12, 15% बता करके सियासत कर रहे हैं, दूसरे दलों से समझौता किए बैठे हैं और मलाई काट रहे हैं, ये यही तो कहेंगे कि हमारी जाति की गणना ठीक से नहीं की गई। दूसरा, किसी भी देश के विकास के लिए जाति के आधार पर विकास की कोई रूपरेखा तैयार नहीं की जा सकती। जब आरक्षण छोड़ने के लिए ओबीसी और दलित के तीसरी और चौथी पीढ़ी के लोग जो आरक्षण से लाभान्वित हो चुके हैं वो तैयार नहीं है, तो आखिर ओबीसी की सियासत करने वाले नेता क्यों चाहें कि उनके समाज का विकास उनकी तरह हो जाए? देश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि देश को जातियों में बांटना नहीं चाहिए, बंटना नहीं चाहिए। जाति के आधार पर संसाधनों का बंटवारा नहीं, बंटवारा जरूरत के हिसाब से होना चाहिए, अंत्योदय के हिसाब से होना चाहिए, समाजवाद के हिसाब से होना चाहिए, इलाकाई विकास के हिसाब से होना चाहिए।
जाति के आधार पर अगर विकास हो रहा है तो आरक्षण का नतीजा आप देख लीजिए, मुट्ठी भर लोगों तक सिमट के रह गया है। पता नहीं कितने 100 साल और लगेंगे, आरक्षण अंतिम आदमी तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। जातिगत जनगणना को वंचित समुदायों की पहचान और उत्थान के लिए जरूरी मानना एक सही फलसफा नहीं है, क्योंकि इसी के साथ यह चेतावनी भी छुपी हुई आती है कि इससे जातिगत पहचान और मजबूत होगी, सामाजिक विभाजन भी गहरे हो सकते हैं, देश जातियों में बंट सकता है। जातियों में आपस में एक दूसरे की जनसंख्या को कम और ज्यादा बताने की होड़ देखी जा सकती है। यह होड़ फायदा पहुंचाएगी, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को, ये तो नहीं कहा जा सकता है। एक ऐसा राजनीतिक दल जिसने अपने ओबीसी की पूरी सियासत सबलेट कर रखी हो, वो इस मुगालते में है कि जातिगत जनगणना कराकर उसे फायदा हो जाएगा। जातिगत जनगणना का नतीजा क्या होगा यह तो समय बताएगा, पर यह घोषणा व्यापक जातिगत गणना एक बड़े नीति परिवर्तन को दर्शाती है। लेकिन यह देखना भी बाकी है कि डेटा कैसे एकत्रित किया जाएगा, कैसे वर्गीकृत किया जाएगा और इसका उपयोग कैसे किया जाएगा। यह एक ऐसी चाल है जिसका चलना ही भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, समाज और दूसरे राजनीतिक दलों के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।